नमस्कार साथियों, टीचर नगरी में पधारने पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, एचटेट 2022 की अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो मैंने ये नोटिस किया है कि एचटेट की जो साइकोलॉजी है उसको केवल निशा मैम पढ़ाती हैं, जो कि अचीवर्स एकेडमी से हैं। उनके अलावा शायद मेरी नज़र में तो कोई हरियाणा में साइकोलॉजी पढ़ाता नहीं है। हो सकता होगा कोई और भी होगा, मेरी नज़र में नहीं होगा। मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ। तो हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं एचटेट साइकोलॉजी के लिए, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो। इसको हम एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं खुद, मेरा इतिहास रहा है कि मुझे थ्योरी पढ़ना इतना अच्छा नहीं लगता जितना मैं क्वेश्चंस करता हूँ। यदि मुझे किसी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, जैसे मुझे एचटेट की तैयारी करनी है, उसमें 30 साइकोलॉजी के प्रश्न आते हैं, मनोविज्ञान के आते हैं, चाहे उसे सीडीपी से लगा लो, पेडागोजी लगा लो, या टीचिंग एप्टीट्यूड लगा लो, कोई भी हो, उसे एक ही सब्जेक्ट हम साइकोलॉजी में समावेशित करके बोल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि उसके 100 गुना क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, मीन्स पढ़ता हूँ। तो इसी सीरीज में मैं आपको साइकोलॉजी के प्रत्येक टॉपिक से प्रश्न कराऊंगा, और आप भी इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आपको थ्योरी पढ़ना पसंद है तो आप थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। ये जो सीरीज़ है, मैं आपको प्रतीक सेवालिक सर की एक बुक है, पेडागोजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट नाम की, जो अभी अभी आई है। ये दोनों भाषाओं में, जैसे कि आप प्रश्न देख सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो इसको कंप्लीट कराऊंगा। यदि आपको सीरीज़ पसंद आती है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। मैं 10 वीडियो तक देखूंगा कि लोगों को सीरीज़ पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि सीरीज़ कंटिन्यू रहने वाली है या फिर इसको बंद करना बेहतर है। तो यदि आपको पसंद आती है तो आप कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से ज़रूर बताया करें कि हाँ, हमें पसंद आ रही है, या फिर कुछ इसमें आप इम्प्रूवमेंट कराना चाहते हैं कि इस चीज़ को यदि थोड़ा इम्प्रूव कर लिया जाए तो ये सीरीज़ और भी बेहतर हो सकती है। तो मैं शुरू करता हूँ पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, विल्हेम वुंड को श्रेय दिया जाता है। विलियम वुंड, जैसे आप कई बार विलियम वुंड भी बोलते हैं, तो ये दोनों अलग अलग नाम हैं, विलियम वुंड है। और एक और मैं बात आपको इम्पोर्टेंट बता दूं, यदि आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं, जैसा कि मैं भी हिंदी मीडियम का ही छात्र रहा हूं, लेकिन मैंने जब 2 बार डीएसएसबी का एग्ज़ाम दे चुका हूं, तो मैंने अनुभव किया है कि यदि हम साइकोलॉजी को कम से कम इंग्लिश में पढ़ें तो ये हमारे लिए बेहतर साबित होती है। हमें क्वेश्चन को समझना और उसका आंसर देना कहीं ज़्यादा आसान हो जाता है इंग्लिश से, और हमारी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाती है। तो आप भी मेरी तरह धीरे धीरे इंग्लिश की तरफ बढ़िए, जो कि हिंदी से तो काफ़ी आसान भाषा है और समझने में बेहतर होती है। पहला प्रश्न है, विलियम वुंड को श्रेय दिया जाता है। तो विलियम वुंड किसके लिए जाने जाते हैं? आपको पता होगा कि 1889 की बात है शायद, उन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली थी, मीन्स लैब की स्थापना की थी लिपजिंग नामक यूनिवर्सिटी में। तो एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में मनोविज्ञान की स्थापना करना। इससे पहले भी मनोविज्ञान में एक्सपेरिमेंट्स होते थे, लेकिन वो क्या है कि बिना किसी लैब के होते थे, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से होते थे। तो इन्होंने क्या है कि फर्स्ट लैब इस्टेब्लिश की, इसलिए इन्हें मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है वो आपका, वो आएगा, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक विचारधारा के साथ कार्ल रोजर्स और इब्राहिम मैस्लो नाम जुड़े हैं? सॉरी, मैं आपको एक बात बताना भूल गया। यदि आपके पास ये बुक है, आप लेना चाहते हैं तो अमेजन पे मिल जाएगी। और ये जो क्वेश्चन है ये पहले ही टॉपिक से हैं, जिसका नाम है डेफिनीशन एंड हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। तो कार्ल रोजर्स और इब्राहिम मैस्लो किससे जुड़े हैं? ये ने मानवतावाद से जुड़े हैं। साइकोलॉजी के स्कूल्स आपने पढ़े होंगे, तो जो मानवतावाद स्कूल है
उसकी जन्मदाता किसे माना जाता है? कार्ल रोजर्स और इब्राहिम मैस्लो को। अगला प्रश्न आता है, मनोविज्ञान की परिभाषा में शब्द मानसिक प्रक्रियाओं का मतलब है। तो जो टर्म मेंटल प्रोसेस हैं उनका मीन्स क्या होता है? मेंटल प्रोसेस हमारी आंतरिक होती हैं, बाह्य होती हैं। तो ये क्या होती हैं? आंतरिक और गुप्त प्रक्रियाएं होती हैं। ये इनका मतलब है, आप सीधे सीधे समझ सकते हो। साइकोलॉजी के कम से कम 15 प्रश्न तो आप जनरल माइंड से भी कर सकते हो। यदि आप उन्हें अच्छे से प्रश्न पढ़ लोगे तो वो वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि ये पेडागोजी से या फिर आपके सोशल साइकोलॉजी से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा परिप्रेक्ष्य धारणा, सीखने और स्मृति से संबंधित है? अब आप देख सकते हैं धारणा, सीखना और स्मृति, ये सारी प्रक्रियाएं हमारी कहाँ होती हैं? दिमाग में। दिमाग में मीन्स संज्ञान में लाना, जैसे आप इंग्लिश में कॉग्निटिव बोलते हो। तो ये कहाँ आएंगी? कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। मनोविश्लेषण होता है किसी चीज़ का हम विश्लेषण करते हैं। व्यवहारवाद, यदि सामाजिक बात आती तो व्यवहारवाद भी करते। लेकिन क्या है कि परिप्रेक्ष्य, विच पर्सपेक्टिव लुक्स एट परसेप्शन, लर्निंग एंड मेमोरी। तो ये सारे किससे जुड़े हैं? हमारे कॉग्निशन से, संज्ञान। अगला प्रश्न है, वुंड और उनके छात्रों ने मस्तिष्क का गठन करने वाले मूल तत्वों का विश्लेषण करने का प्रयास कर एक दृष्टिकोण बनाया जिसे कहा जाता है। विलियम वुंड, मैंने अभी पढ़ाया था। विलियम वुंड, उनके छात्रों ने क्या किया कि मस्तिष्क का गठन करने वाले मूल तत्व, अब मूल तत्व जो मस्तिष्क का गठन करते हैं उनका उन्होंने क्या किया? विश्लेषण कर एक क्या बनाया? दृष्टिकोण बनाया। उसे किस नाम से जाना जाता है? तो विलियम वुंड किसके जनक माने जाते हैं? संरचनावाद। क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि आप यहीं से देख सकते हैं, तत्वों का विश्लेषण करने का एक प्रयास किया। इन्होंने कहा कि चीज़ें होती हैं तो होती कैसे हैं। उन्होंने थोड़ा डीपली अध्ययन किया एक एक चीज़ का, जो हमारे मस्तिष्क में जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो पार्ट्स होते हैं। और उन्होंने कहा कि इनकी संरचना के द्वारा ही हमारा मस्तिष्क क्रियाशील रहता है। तो इन्हें संरचनावाद का जनक कहा जाता है। यदि हम चेतना की बात करें तो चेतन आपने पढ़ा होगा, चेतन मन, अचेतन मन। तो ये सब किसके द्वारा दिए गए वो आप सभी को पता है। और इसकी खोज जो की थी विलियम जेम्स। और अंतर्दर्शन विधि या आत्मनिरीक्षण विधि, जिसे सबसे पुरानी विधि भी कहा जाता है, इसको वुंड ने दिया था। संरचनावाद आप जानते हैं। और अब आप यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये वुंड है और वो वुंड है। मैंने पहले ही कहा था एक विलियम वुंड है और एक विल्हेम वुंड है, दोनों अलग अलग नाम है। तो यहाँ आत्मनिरीक्षण और संरचनावाद आप दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। अगला प्रश्न है, सामाजिक मनोविज्ञान इस पर जोर देने के कारण अन्य मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों से अलग है। तो जो सोशल साइकोलॉजी है वो किस पर जोर देगी? मानवीय अंतःक्रियाओं पर। ये इस पर कौन जोर देगा? जो मानवतावादी हैं वो मानवीय अंतःक्रियाओं पर जोर देंगे। व्यवहार प्रक्रियाओं पर कौन जोर देगा? व्यवहार कहाँ होता है? हमारा समाज में। तो ये क्या किससे संबंधित है? सामाजिक मनोविज्ञान से। तो किस पर जोर देगी? व्यवहार प्रक्रियाओं पर। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? जो फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक को। ये कुछ याद करने वाली चीज़ें हैं जो आपको रटनी पड़ेंगी। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की परिभाषा खालिस्तान तथा खालिस्तान दोनों पर केंद्रित होती है। तो डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी किस पर फोकस करती है? साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? व्यवहार पढ़ते हैं, जो कि सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। और हम क्या कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जिसमें मानसिक प्रक्रियाएं आती हैं। तो व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाएं, इनका हम अध्ययन करते हैं। इनका साइकोलॉजी पर, इन्हीं पर सबसे ज़्यादा फोकस होता है। अगला प्रश्न आता है,
मनोविज्ञान में परिप्रेक्ष्य जो इस बात पर केंद्रित है कि व्यवहार और विचार स्थिति से स्थिति और संस्कृति से संस्कृति कैसे भिन्न होते हैं। तो मनोविज्ञान क्या कहता है कि जो मनुष्य का व्यवहार है और जो विचार हैं वो क्या स्थिति से स्थिति, मीन्स आप खुश हो तो उस स्थिति में आपका व्यवहार अलग होगा। यदि आप दुखी हैं, आप उदास हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा कि आपका व्यवहार चेंज हो जाता है। ठीक वैसे ही यदि आप किसी शादी में हैं तो आपका व्यवहार कुछ अलग होगा, और आप किसी की अंतिम यात्रा में जा रहे हैं तो आपका व्यवहार अलग होगा। ऐसे ही संस्कृति से संस्कृति में वेरी करता है। जो अलग अलग धर्मों से, अलग अलग संस्कृति से लोग हैं, उनके व्यवहार में उसी प्रकार का चेंजेस होता है। या फिर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हो तो वहाँ की संस्कृति अलग होती है, वहाँ का रहना खाना अलग होता है, पीना बोलना चालना। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ये सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आता है, क्योंकि हमारा व्यवहार कहाँ होता है? समाज में होता है, और संस्कृति में हमारा सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य छुपा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कथन सही कथन है। सही कथन हमको ढूंढना है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनेक विवाद हैं, तो ये आप सभी को पता होगा यदि आपने थोड़ी सी भी साइकोलॉजी पढ़ी है। तो हर मनोवैज्ञानिक के अलग अलग मत हैं, उनमें विभेद हैं। किसी एक दूसरे से कोई जुड़ा है तो थोड़ा बहुत जुड़ा है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा मतभेद हैं। तो ये बिल्कुल सही है। पूरे मनोवैज्ञानिक क्षेत्र के अधिकांश पहलुओं पर खुद के बीच सहमत हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें विवाद ज़्यादा हैं। मनोवैज्ञानिक गंभीर सोच में संलग्न नहीं है। मनोवैज्ञानिक गंभीर सोच में संलग्न होते हैं। मनोविज्ञान के क्षेत्र में कुछ विवाद हैं, कुछ नहीं हैं, बहुत ज़्यादा विवाद हैं। तो पहला प्रश्न आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, आत्मपूर्ति, परोपकार और व्यक्तिगत विकास पर केंद्रित मनोविज्ञान का दृष्टिकोण है। इनका कहना है कि वो मनोविज्ञान, उसे कौन सा मनोविज्ञान कहेंगे जिसमें परोपकार हो, आत्मपूर्ति हो और व्यक्तिगत विकास भी हो। तो ये किस में आएगा? ये मानवता के गुण हैं, तो ये किस में आएगा? मानवतावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत आएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आप यदि थोड़ा सा भी पढ़ते हैं तो आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान में पहली शोध प्रयोगशाला किसके अध्ययन के लिए स्थापित की गई? तो जो पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई थी, मैंने अभी आपको पहले प्रश्न में ही शायद बताया था कि किसने की थी और कहाँ की थी। तो उसने की थी अनकॉन्शियस माइंड है, जो हमारा अचेतन मन है, उसका पता लगाने के लिए कि ये इसमें क्या होता है, कि इसमें मानसिक प्रक्रियाएं चलती हैं या नहीं चलती हैं, हमारे दिमाग के किस भाग में होता है और इसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो ये अचेतन मन को अध्ययन के लिए। अगला और अंतिम प्रश्न होगा आज का और इस टॉपिक का, प्रतीक अध्ययन करता है कि प्रतीक, क्योंकि ये बुक है जो प्रतीक शिवालिक सर ने लिखी है, जो कि काफ़ी अच्छी साइकोलॉजी पढ़ाते हैं। यदि आपने अभी तक उनसे पढ़ के नहीं देखा तो एक बार उनकी एक वीडियो ज़रूर देखें, आप लोग उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे। प्रतीक अध्ययन करता है कि शिक्षक वास्तव में क्या करते हैं। मीन्स प्रतीक का ध्यान कहाँ पर है? शिक्षकों की कार्य रुचि में है, जब वे पढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं। प्रतीक सबसे अधिक खालिस्तान मनोवैज्ञानिक होने की संभावना है। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र से जुड़े लोगों के विषय में रुचि रखता है वो उसी क्षेत्र में जाने की संभावना होती है। तो मीन्स संज्ञानात्मक, स्कूल, शैक्षिक और समुदाय। तो वो कब रुचि देता है? जब वो पढ़ाने के लिए पढ़ रहे हों, तो उसका शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक होने की ज़्यादा संभावना रहेगी। तो ये क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। यदि आपको यहाँ पर अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है या फिर कुछ चीज़ आप इम्प्रूव कराना चाहते हैं तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। जल्दी आपसे अगली क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।